जो कारण है इसके पीछे कारण है कि अपने जानवरों के लिए घास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए लोगों के द्वारा जंगलों में आग लगाई जाती है। अभी तक जो फॉरेस्ट फायर केसेज जो हुआ में जो लोग लिप्त पाए जाते थे उन पर बहुत आसान धाराओं पर ही FIR होती थी जिसमें वो बेल आउट हो जाते थे। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत मुकदमा करें ताकि जो कि नॉन वेलेबल है और एक डर भय का वातावरण बने। एक्शन इमीडिएट ले जा रहे हैं। जितने केसेज में अभी कोई तकरीबन 2500 हेक्टेयर के आसपास हमारी जमीनों का नुकसान हमें हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हमारे साथ है वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनसे हम बात करेंगे वन से जुड़े तमाम जो सवाल हैं उसको लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे थे नहीं, इस बीच काफ़ी कुछ हो गया। उत्तराखंड के जंगल लगातार जलते रहे, 20-20 घंटे लगातार आग लगती रही है। हमने देखा कि आपने हाल फिलहाल में एक मीटिंग भी इसको लेकर ली है, अधिकारियों के साथ तमाम समीक्षाएं आपने इसको लेकर की हैं। तो फाइनली क्या कुछ निकलकर सामने आया कि कैसे इन जंगलों में जो आग है इसको रोका जा सकता है, इमीडिएट क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको बता दूँ, जो आपने कहा जंगल धधक रहे हैं और मैं नहीं था। देखिए, IT का ज़माना है, लगातार अधिकारियों के संपर्क में था और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें मिनट टू मिनट की खबरें हम लोगों को एक दूसरे शेयर करते हैं और हर DFO को उससे जोड़ा गया है और उसमें इंस्ट्रक्शन देने से लेके वर्चुअल मीटिंग से लगातार मैं लगा रहा। और इसके अलावा पहले दिन ही जिस दिन मैंने टेक ओवर किया था उस दिन हमारा जो फायर कंट्रोल रूम है स्टेट का, उसके विजिट करने के बाद और फॉरेस्ट फायर को लेकर के मीटिंग करने के बाद इन लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे। उसके बाद आज क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं और जो सबसे बड़ा अलार्मिंग चीज़ ये है कि जो वेदर फोरकास्ट है, मौसम विभाग ये बात का कहना है कि लगातार आगे भी ड्राई स्पेल बना रहेगा और ड्राई स्पेल जितना रहेगा उतना फॉरेस्ट फायर के केसेस बढ़ेंगे। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने पहली बार कुछ नवाचार किए हैं, नए इनोवेटिव लिए हैं, जिसमें जिलाधिकारियों को पहली बार इन्वॉल्व किया गया फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में। और हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनी है और जिलाधिकारी के माध्यम से भी उसमें जो है फंडिंग का प्रावधान भी किया जा रहा है। और इसके अलावा किस तरह से जन सहभागिता के साथ इसको रखा जाए, क्योंकि जब तक जनता ये नहीं समझेगी कि जंगल जो है ये आम आदमी के जीवन के लिए इसका महत्व क्या है, तो कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट फायर केसेस में तब तक कम नहीं हो पाएगा। इसमें और क्योंकि भयभीन होत न प्रीत को पाला, थोड़ा डर बनाने की आवश्यकता भी है। तो हमारा अभी तक जो फॉरेस्ट फायर केसेज जो हुआ में जो लोग लिप्त पाए जाते थे उन पर बहुत आसान धाराओं पर ही FIR होती थी जिसमें वो बेल आउट हो जाते थे। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत मुकदमा करें ताकि जो कि नॉन वेलेबल है और एक डर भय का वातावरण बने। साथ ही साथ जो कारण है इसके पीछे कारण है कि अपने जानवरों के लिए घास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए लोगों के द्वारा जंगलों में आग लगाई जाती है। तो मैंने ये भी इनको आज निर्देश दिए हैं कि हम समर ग्रास पर भी काम करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में लोग ज़्यादातर बजाय चारे के उनको ग्रीन ग्रास पे ज़्यादा विश्वास है, हरी घास को ज़्यादा जानवर यहाँ पर उनको खिलाया जाता है। तो गर्मियों के मौसम में भी हरी घास कैसे पैदा की जा सके, इसके लिए भी इनको डायरेक्शन दिए कि ताकि निकट भविष्य में हम समर्स में भी ग्रीन ग्रास की उपलब्धता बनी रहे। चारे के लिए तो इतना ज़्यादा लोग, मुझे नहीं लगता कि आग लगाएंगे। आपको लगता है इतना ज़्यादा जो तादाद में वनाग्नि की घटना है सिर्फ इसलिए हो सकती है क्या? देखिए, ये पूरा हमारा 72% क्षेत्र फॉरेस्ट का है और बाकी 28% में पूरा राज्य है, 72% फॉरेस्ट लैंड है। तो इसके पीछे मेजर रीजन तो यही है कि जो घास की उपलब्धता के लिए लोग जो आग लगाते हैं खेतों में, कई बार खेतों की आग भी जो है वो जंगलों में चली जाती है। और दूसरा जो मैंने इसीलिए इंसेंटिव्स बेस्ड पॉलिसी बनाने के लिए कहा है कि ताकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से लोगों की सहभागिता इसमें हो और कहीं ना कहीं वन विभाग लोगों के लाइवलीहुड से जुड़े। इसीलिए हम वन पंचायत में भी कुछ परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। फलदार वृक्ष भी वन पंचायतों में लग सके, इसके लिए भी एक संशोधन का काम किया जा रहा है, ताकि जब वन पंचायतें फलदार वृक्ष लगाएंगी तो उसकी जो इनकम होगी उससे कहीं ना कहीं उनकी आजीविका में उसका बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान हो जाएगा। और जब वन विभाग, जब लोगों को लगेगा कि वन विभाग हमारी आजीविका से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बचाने में वो अपनी संलिप्तता बढ़ाएंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर वनाग्नि की घटनाएं होने से पहले ही अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाए या ड्रोन के माध्यम से कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, तो पहले ही आपको रोका जा सकता है फैलने से पहले? देखिए, ये पूरा सिस्टम हमारा लगा हुआ है और मिनट टू मिनट की खबरें हमारे कंट्रोल रूम में आती हैं। सैटेलाइट से जुड़ा है और जो आपने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम लोग
उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि 20-20 घंटे लगातार आग लग ही रही है, मतलब लगी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन या तो नहीं जा रही है, कुछ नहीं है। देखिए पहाड़ों में जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी आपको खबर आई कि आज 40 किलोमीटर दूर जंगल में आग लगी है, तो वहाँ तक आदमी पहुँचने में टाइम लगेगा और उतनी देर में आग फैल जा रही है, क्योंकि ड्राई स्पेल बहुत ज़्यादा है, वातावरण में विंड्स भी हैं और ड्राइनेस भी है। तो इस बहुत ही जल्दी इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से एक्शन इमीडिएट ले जा रहे हैं। जितने केसेज में अभी कोई तकरीबन 2500 हेक्टेयर के आसपास हमारी ज़मीनों का नुकसान हमें हुआ है और 2500 हेक्टेयर में आग लगना, और जैसे आज ये खबर आई है कि एक जगह बांध के जंगल तक आग पहुंची है। अब कई बार जो जैसे अल्मोड़ा में जो सोमेश्वर में जो लाइव फायर था उस पर कंट्रोल कर दिया गया, लेकिन अभी FSI जो है वो बता रही है कि वहाँ पे आग है। उसका कारण क्या है कि जब बांध के जंगल में आग बुझ भी गई तो वो धुआं, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बांध में होता है, पानी बांध छोड़ता है, तो वो जो स्मोक है, स्मोक काफ़ी समय तक दिखाई देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगता है कि अभी लाइव फायर है, लेकिन कंट्रोल्ड है। तो हम लोग लगातार, मैंने आपसे कहा कि जन सहभागिता के साथ साथ महिला मंगल दलों को, वन पंचायतों को, युवक मंगल दलों को, ग्राम पंचायतों का भी इन्वॉल्वमेंट हम चाह रहे हैं। मैंने आज निर्देश दिए हैं कि हर जगह एक कमेटी बनाया जाए जिसमें ये लोग, इनका भी सहयोग लिया जाए और इंसेंटिव्स बेस्ड हो। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो काम कर फॉरेस्ट फायर में लगे हुए हमारे लोग हैं उनको मैंने ये भी कहा है कि एक जब आदमी को अंदर लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ या मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार सुरक्षित है, तो उसके अंदर भय नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आज मैंने निर्देश भी दिए हैं कि फॉरेस्ट फायर में लगे हुए जितने भी लोग हैं इन सब का इंश्योरेंस कराया जाए, सो दैट कि इनको एक सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी मिले। और उस फैमिली सिक्योरिटी मिलने से मैं समझता हूँ कि काफ़ी इसमें असर पड़ेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। जिस तरह से हमने देखा, जैसे ही आपने, ये आपका विभाग था, आपने जैसे संभाला, आपको ये जिम्मेदारी यहाँ पर मिली, हमने देखा कि आपने जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर भी एक्शन लेने की बात कही, कईयों ने VRS भी लिया, तो उनकी भी फाइलें यहाँ पर खोली जाएंगी। तो किस तरह का एक्शन इन लोगों पर हो रहा है जो भ्रष्ट हैं? देखिए कुछ लोगों को कंपल्सरी रिटायर किया जा रहा है और अभी ये पहला चैनल आप ही को जिसको खबर मिली है, 2 अधिकारियों के निलंबन के आदेश भी आज हो गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के 2 के निलंबन के आदेश कर दिए गए। तो और ये भ्रष्टाचार रोकना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, मैं समझता हूँ आप जो वास्तविक रिजल्ट आने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। आउटपुट बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। और वो जो अधिकारियों की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो लिखने की जो बात कही थी महाराज जी ने, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से लिखी जानी चाहिए। सबका मानना है कि अधिकारियों पे कि जो ACR है उसमें मंत्री का रोल होना चाहिए, ताकि एक कहावत भी है, भय बिन होत न प्रीत गोपाला। थोड़ा डर रहता है तो आदमी निश्चित रूप से काम भी करता है। और मेरा तो ये मानना है कि अधिकारियों के अंदर एक डर भी होना चाहिए और अधिकारियों के साथ हमें फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि हैं हम सब समाज के अंग। क्योंकि हमारी एंट्री तो जनता 5 साल में देती है और अधिकारी एक बार लग गया तो उसको एंट्री 60 साल में मिले, तो इसलिए कहीं ना कहीं एंट्री का प्रोविज़न होना जरूरी भी है। एक आखिरी सवाल, भू कानून से जुड़ा हुआ, पूरा उत्तराखंड बहुत जोर शोर से मांग कर रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर भी लोग बोलते रहते हैं। आपको लगता है कि संशोधन की ज़रूरत है? आज भी हमारे राज्य में, राज्य के बाहर के लोगों के लिए ज़मीनी खरीदने में क्या प्रतिबंध है, और वो हमारे भू कानून में हमने उसका प्राविधान किया कि हर आदमी यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। लेकिन निवेश के लिए मेरा अपना मानना है, आम आदमी का मानना क्या हो, लेकिन देखिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है एम्प्लॉयमेंट पैदा करना, और रोज़गार पैदा करने के लिए आवश्यक है कि आपके यहाँ उद्योग लगें। उद्योग लगने के लिए निवेशक चाहिए, जब कोई इन्वेस्टर आएगा तभी उद्योग लगेंगे। लेकिन कुछ इस पर लिमिटेशंस हो सकती हैं कि इतना ही खरीद सकते हैं, मतलब ऐसे वहाँ लिमिटेशन है, ज़मीन की लिमिटेशन है कि इतनी ज़मीन ज़्यादा नहीं खरीद सकता। और उसमें यह केवल प्राविधान किया गया था कि अगर कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन खरीदता है तो, क्योंकि आदमी, आप सपोज आप यहाँ पर निवेश करने आई हैं और आप 1000 करोड़ रुपया राज्य में निवेश करना चाहते हैं, और हमको मालूम है कि 1000 करोड़ के निवेश पे कम से कम हम 1000 लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। तो उस रोज़गार में हमने इतना उसमें किया था कि निवेशक को, अगर उसने सपोज एग्रीकल्चर लैंड किसी इंडस्ट्री खोलने के लिए ली, तो उसको औद्योगिक ज़मीन के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी लैंड यूज चेंज करने में। वो
सिंगल विंडो के माध्यम से ऑटोमेटिकली उसका 143 हो जाएगा। तो देखिए, निवेश करने के लिए निवेशक के लिए भी इंसेंटिव ज़रूरी है। ये चलिए बात मानती हूँ कि रोज़गार अगर चाहिए तो निवेशक की ज़रूरत है, इंडस्ट्री यहाँ पे लगनी चाहिए। हम धन सिंह रावत जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स होते हैं उनको भी ऑफर किया है कि वो लोग पहाड़ों में स्कूल यहाँ पर खोलें, तो इससे कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा निवेश हो रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लग रही हैं, तो जो उत्तराखंड की मेन एसेंस जिसे हम कहते हैं, जो हमारी अध्यात्म का केंद्र से हम कहते हैं, देवभूमि हम कहते हैं, ग्रीन सिटी हम देहरादून से हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लेस होने लगेंगी। ट्रैफिक वो दिल्ली एनसीआर जैसा हाल नहीं हो जाएगा सर? देखिए, आप भी देखेंगे जो इंडस्ट्रीज लगी हैं हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं शहरों से बाहर लगी हैं। देहरादून में सेलाकुई में इंडस्ट्रियल एरिया है, हरिद्वार में रोशनाबाद में है और भगवानपुर में है, इसी तरह रुद्रपुर के आउटर में है। तो देखिए, इसका पूरा ध्यान रख, जो इंडस्ट्रियल एरिया जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं वो शहर से बाहर ही किए हैं। तो रोज़गार भी आवश्यक है, एनवायरनमेंट को बचाना भी आवश्यक है, और एक आम आदमी को किस तरह से हम लोग उसकी लाइवलीहुड के लिए इस की संभावनाओं को पैदा करें, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। पहाड़ की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे हमारा। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, हम राज्य जिस तरह से हमारे राज्य में वेलनेस सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में हमारी पहचान योग की जननी के रूप में है। उसी के साथ साथ हम धार्मिक क्षेत्र में, चाहे बद्रीनाथ हो या आपने देखा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है, इसके अलावा जो हमारे पास सैकड़ों बुग्याल हैं, जो हमारे पास तमाम मंदिर हैं, यहाँ पर हम कहीं पर भी पर्यावरण से समझौता नहीं कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा भी आप देख रहे हैं, तो इस सेक्टर में क्या अभी कुछ अपने स्टेप्स लिए? शिक्षा में मैंने बैठकें नहीं है, और मैंने आज भी अपने सेक्रेटरी को बुला करके आज उनके साथ भी इस बारे में समीक्षा की है। मेरा मानना है कि आज तकनीकी शिक्षा में हम लोग बाबा आदम के ज़माने के जो ट्रेड हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समय के हिसाब से बदलने की आवश्यकता है। मैंने उनको निर्देश दिया है कि आज हम ऐसे ट्रेड शुरू करें जिससे कि बेरोजगारों की फौज खड़ी ना हो, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ट्रेड्स अगर हम इंजीनियरिंग में लाएंगे, डिप्लोमा में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर रोज़गार की संभावना नहीं है तो आदमी स्वरोजगार के माध्यम से अपना आजीविका चला सकता है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जब हम डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं तो मैं इंटीग्रेटेड कंसेप्ट पे काम करना चाहता हूं कि एक ही छत के नीचे डिग्री भी हो और डिप्लोमा भी हो, ताकि हम बच्चे को अपना जो डिप्लोमा कर रहा है उसको डिग्री होल्डर के साथ इंटरेक्शन का मौका मिले, तो एक उसके अंदर उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ा सहायक होगा। तो बच्चा क्योंकि जीवन में बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ ही सफल हो सकता है। इसको लेकर के मैं टेक्निकल एजुकेशन में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिशें कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने तमाम हमारे सवालों के यहाँ पर जवाब दिए, और उत्तराखंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।